नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण व शिक्षण का पेपर नंबर 37 लेकर आया हूं, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 के साथ ही जो थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर होगा उसके लिए बेहद ही उपयोगी है। हिंदी व्याकरण के बहुत ही शानदार प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। हिंदी व्याकरण और शिक्षण के पूरे 100 टेस्ट आपको कराए जाएंगे। अभी 37वां टेस्ट है, इसके बाद में भी 63 टेस्ट और अभी आपके बाकी है साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे। हिंदी व्याकरण के साथ में आपके साइकोलॉजी के और टीचिंग मेथड के भी 100 टेस्टों की सीरीज में लेकर आ रहा हूं। लगभग साइकोलॉजी के 38 टेस्ट हो चुके हैं, टीचिंग मेथड के 30 टेस्ट होने वाले हैं। यहाँ पे 37 टेस्ट हो चुके हैं। राजस्थान जीके की 100 क्लासें और 100 ही टेस्ट राजस्थान जीके के एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों में से आपके चल रही है साथियों। तो ये सारी चीज़ें इस यूट्यूब चैनल पर आपको निःशुल्क मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिएगा, इससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को देखेंगे, व्याख्यात्मक रूप से देखेंगे। कहीं कोई त्रुटि हो तो उसके लिए आप कमेंट जरूर करके जाइएगा ताकि उसमें अपेक्षित सुधार किया जा सके। हालांकि कोशिश रहेगी कि कोई त्रुटि आपको देखने को नहीं मिले। तो पहला प्रश्न देखेंगे साथियों, आपके प्रश्न नंबर 1 है, वधवागमन शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? दीर्घ संधि, व्यंजन संधि, अयादि संधि और यान संधि। संधि देखने से पहले हमको ये देखना होगा कि वधवागमन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो वधवागमन शब्द का संधि विच्छेद होगा वधु प्लस आगमन। इससे शब्द क्या बनेगा? वधवागमन। साथियों, ऊ के बाद में असमान स्वर आता है तो वहाँ पर ई के बाद में, ऊ के बाद में, री के बाद में यदि असमान स्वर आता है तो वहाँ पर होती है आपके यन संधि। ऊ यहाँ पर व में बदल जाता है साथियों और शब्द क्या बन जाएगा? वधवागमन। अतः यहाँ पर चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 1 में सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 पर। तो दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न संख्या 2। इनमें से हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हवा का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। धीर, तनुज, बयार और नाराज। 4 विकल्प में से 3 विकल्प हवा के पर्यायवाची में नहीं आएंगे, लेकिन एक विकल्प हवा के पर्यायवाची में आ जाएगा। तो उसी विकल्प का आपको चुनाव करना है। कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 2 में सही है, जो कि हवा का पर्यायवाची शब्द है। साथियों, दूसरे प्रश्न में आपके सही उत्तर है वो है विकल्प नंबर 3। बयार शब्द यहाँ पर हवा का पर्यायवाची है। कौन सा शब्द? बयार शब्द। थर्ड विकल्प आपके दूसरे प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे, कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत तेज दौड़ना, बहुत चालाक होना, सोच विचार में पड़ना और बहुत आदर करना। तो देखो, एक मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कान कतरना। इसका आपको सही अर्थ बताना है। तो साथियों, सोच विचार में पड़ना इसका अर्थ नहीं होता है, ना ही बहुत आदर करना कान कतरना होता है, बल्कि बहुत चालाक होना इस मुहावरे का सही अर्थ निकलता है। कान कतरने का मतलब किससे लिया जाता है? बहुत चालाक होना। दूसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 3 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध शब्द का आपको यहाँ पर चुनाव करना है। अहोरात्रि, अहिल्या, तदानुकूल और शीति। शुद्ध शब्द कौन सा है साथियों? शुद्ध शब्द की बात की जा रही है। अहोरात्रि नहीं, अहोरात्र शुद्ध शब्द होता है। क्या होता है? अहोरात्र। ठीक है, ये गलत है। अहिल्या, अहिल्या नहीं, अहल्या शब्द शुद्ध होता है साथियों, ये भी गलत है। तत् प्लस अनुकूल शब्द तदानुकूल नहीं, तद अनुकूल बनेगा। क्या बनेगा? तद अनुकूल। या आ की मात्रा गलत लग रही है इसमें, तो ये भी अशुद्ध हो गया। अतः चौथे प्रश्न में जो शीति शब्द है, शीति, ये जो लिखा हुआ है ये एकमात्र ऐसा शब्द है जो कि शुद्ध है। तो आपको शुद्ध देखना था, तो चौथे प्रश्न में चौथा ही विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 5 पे आएंगे साथियों। 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है? संयुक्त वाक्य का यहाँ पर 5वें प्रश्न में आपको चुनाव करना है। तो पहला विकल्प, उसे गर्व है कि वह कक्षा में प्रथम स्थान लाया। दूसरा प्रश्न है, राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। तीसरा विकल्प है, जैसे ही मैं घर पर पहुंचा वह पहले ही निकल चुकी थी। और चौथा है, इनमें से सभी। तो बताइए, सिर्फ संयुक्त वाक्य होना चाहिए वाक्य में, कि संयुक्त वाक्य वाला जो विकल्प है वो कौन सा है?
तो पहला विकल्प अगर हम देखें, उसे गर्व है कि वह कक्षा में प्रथम स्थान लाया। कि से वाक्य जुड़ रहा है, मिश्र वाक्य है, आश्रित वाक्य इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, तो दो अलग अलग वाक्य है और शब्द बीच में आ रहा है, बिल्कुल निश्चित रूप से ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 5 में सही है। बाकी तीसरा विकल्प भी मिश्र वाक्य का ही उदाहरण है साथियों, मिश्र और संयुक्त। तो सेकंड विकल्प आपके 5वें प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे आएंगे। 6ठा प्रश्न देखेंगे, दही बड़ा का समास विग्रह क्या होगा। एक शब्द है दही बड़ा, नाम सभी ने सुन रखा होगा, समास विग्रह बताना है। दही और बड़ा, दही से बना हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा और दही का बड़ा। ये दही के नहीं लिखा था मैंने, मैं लिखा था, इसमें सारे ऑप्शन चेंजेस हो गए, तो यहाँ पर मैं लिखा था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। टाइपिंग मिस्टेक हुई है साथियों, कि मैं मतलब थोड़ा सा इधर उधर कभी कभी टाइपिंग में हो जाता है बाई चांस, लेकिन उसको मैं सुधार कर देता हूँ, ठीक। तो यहाँ पर दही बड़ा जो शब्द है, इसका जो समास विग्रह है वो होता है दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा कहलाता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। तो चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर संख्या 7 है, वह बाजार जाता है वाक्य में कौन सा काल है। बाजार जाता है, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल, सामान्य भूतकाल। तो देखो आसन्न भूतकाल में तो क्रिया पूरी हो चुकी होती है, यहाँ पर भी क्रिया पूरी हो चुकी होती है, या अभी अभी हुई है इसका पता चलता है साथियों। यहाँ ये पता नहीं चलता है कि कब हुई है। तो जाता है मतलब वर्तमान में भी वो जाता है, आज भी गया था, कल भी जाएगा, मतलब जाता है, वर्तमान की बात है, तो भूतकाल वाले उदाहरण यहाँ गलत हो जाते हैं। अब वह बाजार जा रहा है, अगर ऐसा होता वह बाजार जा रहा है तो वो अपूर्ण वर्तमान काल हो जाता, वह बाजार जा रहा था तो वो अपूर्ण भूतकाल हो जाता, लेकिन वह बाजार जाता है तो फिर ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। विकल्प 1 आपके प्रश्न संख्या 7 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 8 की ओर। 8वां प्रश्न है आपके, दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। बुढ़ापा, जड़ता, घटना और दया। 3 शब्द स्त्रीलिंग हैं, 1 शब्द पुल्लिंग है, उसी पुल्लिंग शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है। तो देखो घटना अच्छी होती है तो घटना शब्द क्या हुआ फिर स्त्रीलिंग। दया अच्छी होती है तो दया शब्द क्या है यहाँ पर स्त्रीलिंग। जड़ता अच्छी होती है तो जड़ता शब्द भी क्या है यहाँ पर स्त्रीलिंग। लेकिन बुढ़ापा साथियों, बुढ़ापा अच्छी होती है या अच्छा होता है, अच्छा होता है, तो ठीक है अच्छा होता है, मतलब फिर वो किस में चला गया साथियों, वहाँ पर वो पुल्लिंग में चला गया। विकल्प 1 जो है बुढ़ापा शब्द, ये पुल्लिंग शब्द है, अतः विकल्प नंबर 1 आपके प्रश्न संख्या 8 में सही रहेगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा साथियों। 9वां प्रश्न है आपके, निम्न में से एक वचन बहुवचन का कौन सा युग्म सही नहीं है। घोड़ा का घोड़े, आंसू का आंसुओं, गली का गलियां, चिड़िया का चिड़ियां। एक वचन से बहुवचन जो सही नहीं बन रहा है उसका चयन आपको प्रश्न संख्या 9 में करना है। चिड़िया एक स्त्रीलिंग सूचक शब्द है और यहाँ प्रत्यय युक्त जो शब्द होता है साथियों, उसमें बाद में चंद्र बिंदु लगाकर उसको बहुवचन बना दिया जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। गली का गलियां हो जाता है, घोड़ा का घोड़े बहुवचन हो जाता है, लेकिन आंसू अपने आप में एक बहुवचन शब्द है। आंसू अपने आप में एक बहुवचन शब्द है, इसका कोई बहुवचन नहीं होता है, तो आंसुओं यहाँ क्या हुआ, गलत हो गया। अतः विकल्प नंबर जो 2 है ये यहाँ पर एक वचन बहुवचन का युग्म सही नहीं है, तो सेकंड विकल्प आपका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 9 में। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। तो 10वां प्रश्न है, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। महर्षि, राकेश, सूर्योदय और दैत्यारी। दीर्घ संधि में क्या होता है, समान स्वर मिलते हैं। कैसे स्वर मिलते हैं, समान मतलब एक जैसे स्वरों का मेल होता है। अगर हम बात करें पहले विकल्प की महर्षि, तो महर्षि शब्द का निर्माण महा प्लस ऋषि से मिलकर हुआ है। इसमें आगे बाद में री आ रहा है तो अर बन रहा है, ये गुण संधि का उदाहरण है साथियों, न कि दीर्घ का। राकेश शब्द देखें तो राकेश शब्द का निर्माण राका प्लस ईश से मिलकर हुआ है, यहाँ भी आ के बाद में ई आ रहा है, तो ये भी गुण संधि का ही उदाहरण है। नेक्स्ट सूर्योदय के तो सूर्योदय शब्द का निर्माण सूर्य प्लस
उदय से मिलकर हुआ है, ये भी गुण संधि का ही उदाहरण है। लेकिन दैत्यारी जो शब्द है, दैत्यारी शब्द का निर्माण दैत्य प्लस अरि से मिलकर हुआ है साथियों। अतः ये जो शब्द है ये कौन सी संधि का उदाहरण है? दीर्घ संधि का उदाहरण है, जो कि स्वर संधि का ही एक भेद है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 11 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें भिन्न उपसर्ग लगा हुआ है। अनुकरण, दुराशा, अनजान और प्रबल। तो देखो भिन्न मतलब अलग उपसर्ग, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर अगर हम देखें, अनुकरण में अनु उपसर्ग है, दुराशा में दुर उपसर्ग है, प्रबल में प्र उपसर्ग है, अनजान में अन उपसर्ग है। यहाँ पर देखो अनुकरण, दुर और प्र, ये तीनों ही उपसर्ग संस्कृत भाषा के हैं। किसके हैं? संस्कृत भाषा के हैं। और जो अनजान उपसर्ग है ये हिंदी, अनजान में जो अन उपसर्ग है वो हिंदी भाषा का है। तो इस आधार पे यहाँ तीसरा विकल्प सही हो सकता है प्रश्न संख्या 11 में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। 12वां प्रश्न देखेंगे, प्रत्यय की दृष्टि से अशुद्ध है। मंडल प्लस ई मंडली, रानी प्लस वास रानीवास रानीवास, शूर प्लस ये शौर्य, पुराण प्लस एक पौराणिक। तो आपको विकल्पों को देखते हुए अच्छी तरह से एक बार आप विकल्पों को देख लीजिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए और फिर सही आंसर बताइए साथियों, कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 में सही रहेगा। तो देखो पुराण में यदि हम इक प्रत्यय लगाएं तो उ औ में बदल जाता है और शब्द बन जाता है पौराणिक। शूर में हम ये प्रत्यय लगाएं तो उ औ में बदल जाता है और शब्द बन जाता है शौर्य। मंडल में ई प्रत्यय लगाने पर मंडली ही बनेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन रानी प्लस वास, ये जो शब्द है रानी प्लस वास से शब्द बनेगा रनिवास। क्या बनेगा साथियों? रनिवास, ना कि रानीवास। गलत है ये। तो दूसरा विकल्प जो है आपके ये प्रत्यय की दृष्टि से क्या हो गया? फिर अशुद्ध हो गया। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। तो चलिए 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 13, नीता पढ़ रही है किंतु जया खाना बना रही है। वाक्य रचना की दृष्टि से है। सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है और इनमें से सभी। देखो नीता पढ़ रही है किंतु जया खाना बना रही है, दो अलग अलग वाक्य है। अब अलग अलग वाक्य है भाई, खाना बनाना अलग है, पढ़ना अलग है, तो सरल तो नहीं होगा, ये नहीं होगा तो सभी वाला भी नहीं होगा। संयुक्त या मिश्र, साथियों किंतु से वाक्य जुड़ा है, संयुक्त वाक्य का ये उदाहरण है। 13वें में आपके दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा, कोई इसमें डाउट नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। तो चलिए 14वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 14 है। अच्छा कमेंट करके जाइए, समझ में भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कब बताइए। कोई आपको प्रॉब्लम आती है समझने में, कोई चीज़ में प्रॉब्लम आती है तो बेझिझक आप कमेंट कर दिया करो साथियों। विलोम की दृष्टि से अशुद्ध युग्म को छांटिए। अवर का प्रवर, संकल्प का निकल्प, उपसर्ग का प्रसर्ग और अकाल का सुकाल। अशुद्ध युग्म मतलब 3 युग्म तो शुद्ध है और एक युग्म कैसा है? अशुद्ध है। उसी अशुद्ध युग्म का आपको चुनाव करना है प्रश्न संख्या 14 में। तो 14वें प्रश्न में जो आपके सही उत्तर है, देखो अशुद्ध क्या? हाँ अशुद्ध, बिल्कुल अशुद्ध। अकाल का सुकाल विलोम हो जाता है, उपसर्ग का विलोम प्रसर्ग हो जाता है, अवर का विलोम प्रवर हो जाता है, संकल्प का यहाँ पर विकल्प होता है, निकल्प नहीं होता है। तो विकल्प नंबर आपका जो 2 है ये आपका एक अशुद्ध विलोम युग्म है। सेकंड विकल्प ही प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न संख्या 15 को। तो 15वां प्रश्न देख लेते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 15, इनमें से किस विकल्प में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है? सुख, बचपन, मोर और गंगा। साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे हम देखें तो सुख शब्द भाववाचक का है, बचपन शब्द यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का हो जाता है, गंगा और मोर शब्द भी यहाँ पर क्या है? जातिवाचक है। लेकिन गंगा शब्द क्या है साथियों? एक व्यक्तिवाचक, क्योंकि गंगा या तो किसी का नाम है, मतलब किसी लड़की का नाम होगा या फिर किसी नदी का नाम होगा। तो गंगा शब्द यहाँ पर क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। विकल्प 4 आपके प्रश्न नंबर 15 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की ओर। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 को देखेंगे। आपसे प्रश्न नंबर 16 क्या पूछ रहा है? हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाए जो बहुत सरल हो, अत्यंत छोटे हो, केवल व्याकरणिक नियमों का अभ्यास कराते हो और बच्चों के परिवेश से जुड़े हो।
तो 16वें प्रश्न को मैं कौन सा उत्तर आपका सही रहेगा बताइए साथियों। देखो, हिंदी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है बहुत सरल या अत्यंत उसके पाठ छोटे होना चाहिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, बल्कि हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाने चाहिए जो कि बच्चों के परिवेश से जुड़े हो। बच्चे जिस परिवेश में रहते हैं उस परिवेश से संबंधित उससे रिलेटेड जो अगर पाठ है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में, तो निश्चित रूप से बच्चे और ज़्यादा सीखेंगे। बच्चों को आपसी जो वहाँ पर जो परिवार में वो चीज़ें जो अनुभव करते हैं, जहाँ वो रहते हैं, वही चीज़ें यदि किताबों में उनको मिलेगी तो इसका फ़ायदा उनको निश्चित रूप से मिलेगा। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 16 में सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। 17वां प्रश्न है, शिक्षण कौशलों के विकास के लिए व्यवस्था की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण की, इकाई योजना की, दल शिक्षण की और अभिक्रमित अनुदेशन की। तो देखो, शिक्षण कौशलों का विकास, शिक्षण कौशल का मतलब किससे लिया जाता है? पढ़ाने का कौशल, कि आखिर पढ़ाते कैसे हैं, बच्चों को किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, कब उन्हें पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, शामपट कार्य कैसे करना चाहिए, प्रस्तावना किस प्रकार से की जानी चाहिए, प्रश्नोत्तर किस प्रकार से पूछे जाने चाहिए। इस प्रकार की चीज़ें किस में होती है साथियों? माइक्रो टीचिंग में होती है, जिसको हिंदी में कहा जाता है सूक्ष्म शिक्षण। क्या कहा जाता है? सूक्ष्म शिक्षण। एक एक करके एक बार में एक ही कौशल इसमें सिखाया जाता है। तो विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। आपके 18वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? विकल्प देखिए, प्रवाह, शब्द ज्ञान, अर्थ और गति। तो देखो, आप किसी भी चीज़ को पढ़ते हो, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसे मानोगे आप? दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है। तो जब भी हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं, क्या उसका शब्द ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या गति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्या प्रवाह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, या उसका अर्थ सबसे महत्वपूर्ण है? तो साथियों, किसी भी चीज़ को यदि हम पढ़ते हैं, यदि हम उसका अर्थ ही नहीं समझे तो भले आप कितनी ही गति से पढ़ो, कैसा ही शब्द ज्ञान हो, कुछ काम नहीं आने वाला। अर्थात पठन का मतलब ही क्या होता है? पढ़कर समझना, उसके अर्थ को ग्रहण करना, वही तो पठन कहलाएगा। अतः तीसरा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 में बिल्कुल शुद्ध और सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 19 की ओर। तो 19वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 19, कठपुतली को किस सामग्री के अंतर्गत रखा जाता है? श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत रखा जाता है, दृश्य सामग्री के अंतर्गत रखा जाता है, श्रव्य सामग्री के अंतर्गत रखा जाता है, और इनमें से कोई भी नहीं। तो इनमें से कोई भी नहीं को हम हटा देंगे साथियों। कठपुतली में क्या होता है? क्या इसमें सिर्फ सुनाई देता है, दिखाई देता है, या सुनाई और दिखाई दोनों चीज़ें होती है? तो 19वें क्वेश्चन में देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक श्रव्य दृश्य सामग्री। अब आप कहोगे कि श्रव्य दृश्य कैसे? तो कठपुतली, जो उंगलियों से इस सारा कार्य कठपुतली में किया जाता है। पर्दे के पीछे एक व्यक्ति रहता है जो कि बोलता भी है और उस कठपुतली को उंगलियों के सहारे नचाता भी है साथियों। अतः ये श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आ जाती है। 19वें प्रश्न में प्रथम विकल्प आपके सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 20 पर। तो 20वां प्रश्न, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा आकलन करने का उद्देश्य है। जो हम प्राथमिक स्तर पर जो बच्चों की भाषा का आकलन करते हैं उसका उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो उसकी पठन क्षमता का आकलन करना, उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन करना, उसकी लेखन क्षमता का आकलन करना और उसकी बोलने की कुशलता का आकलन करना। बताओ क्या उद्देश्य रहेगा साथियों प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का? 20वें प्रश्न की अगर हम बात करें सही उत्तर की, तो बोलने की कुशलता, लेखन की कुशलता, पठन की कुशलता, तीनों ही चीज़ें प्राथमिक स्तर भी होती है, प्राथमिक स्तर पर भी होती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंस जो बात है साथियों, जो इसका उद्देश्य माना जाता है, वो है उसकी भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, कि किस प्रकार से वो बालक भाषा का प्रयोग करता है, उसकी जो क्षमता है कैसी है, इसका आकलन ही ये मतलब आकलन करने का यही उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर। तो दूसरा विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 की ओर। आपके 21वां प्रश्न देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, और कहीं कोई त्रुटि नज़र आती है तो बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा साथियों। 21वां साथियों प्रश्न नंबर 21 है, नीलकंठ में कौन सा समास है?
क्रमधारय समास है, बहुव्रीहि समास है, अव्ययीभाव समास है और तत्पुरुष समास है। तो देखो नीलकंठ का समास विग्रह क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, अर्थात यहाँ पर इसका तीसरा अर्थ भी निकल रहा है और इसका तीसरा अर्थ जो होता है वो है साथियों महादेव शिव शंकर, ठीक है, नीलकंठ उनको कहते हैं साथियों। अतः जहाँ तीसरा अर्थ निकलता है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो प्रश्न संख्या 21 में आपके कौन सा उत्तर सही रहेगा साथियों, दूसरा विकल्प बहुव्रीहि समास वाला जो सेकंड विकल्प है यही 21वें प्रश्न में सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो चलिए देख लेते हैं 22वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। तो साथियों प्रश्न नंबर 22 है आपके, भिन्न उपसर्ग का चयन कीजिए। भिन्न मतलब अलग, जो कुछ अलग हो। स्वाधीन, स्वार्थ, स्वनिर्मित और स्वल्प, मतलब यहाँ पर 3 में थोड़ा एक जैसा कोई उपसर्ग आपको मिलेगा और एक में कुछ अलग उपसर्ग आपको दिए गए विकल्पों में से ढूंढना है। तो बताओ प्रश्न नंबर 22 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। देखते हैं सही आंसर कौन सा रहेगा 22वें में। तो देखो स्वाधीन शब्द का निर्माण किससे हुआ है साथियों, स्व प्लस अधीन से स्वाधीन शब्द बना है, अर्थात इसमें स्व उपसर्ग लगा हुआ है। स्वार्थ शब्द का निर्माण स्व प्लस अर्थ से मिलकर हुआ है, इसमें भी कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, स्व उपसर्ग लगा हुआ है। तो दोनों में स्व स्व एक जैसे हैं। स्वनिर्मित शब्द का निर्माण स्व प्लस निर्मित से हुआ है, अर्थात इसमें भी कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, स्व उपसर्ग ही लगा हुआ है। लेकिन स्वल्प शब्द का निर्माण स्व प्लस अल्प से नहीं हुआ है, बल्कि स्वल्प शब्द का निर्माण हुआ है साथियों सु प्लस अल्प से और शब्द बना है स्वल्प। तो यहाँ जो चौथा विकल्प है इसमें सु उपसर्ग है और तीसरा, पहला, दूसरा तीनों में ही स्व उपसर्ग है। तो फिर भिन्न उपसर्ग किस में हुआ, चौथे विकल्प में हुआ, अर्थात विकल्प नंबर आपका जो 4 है इसमें भिन्न उपसर्ग लगा हुआ है। तो चौथा विकल्प ही आपके 22वें प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। 23वां प्रश्न देख लेते हैं आपके प्रश्न नंबर 23 क्या पूछ रहा है। द्वंद्व समास किसमें नहीं है, धर्माधर्म, घर घर, रुपया पैसा और दाल रोटी। तो ये 4 विकल्प है। एक में मतलब एक विकल्प ऐसा है जिसमें द्वंद्व समास नहीं है, बाकी 3 विकल्पों में यहाँ पर द्वंद्व समास है। तो देखो दाल रोटी का समास विग्रह होता है दाल और रोटी, ठीक है, द्वंद्व समास का उदाहरण है। रुपया या पैसा, रुपया पैसा द्वंद्व समास का उदाहरण है। धर्म या अधर्म, धर्माधर्म, ये भी द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। लेकिन घर घर जो शब्द है साथियों, घर घर शब्द अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर पुनरावृत्ति हो रही है एक ही शब्द की, और जहाँ पर एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, जैसे बीचों बीच, घर घर, ये शब्द कैसे हैं, पुनरावृत्ति वाले हैं साथियों। तो इस प्रकार इसमें कौन सा है, अव्ययीभाव है, न कि द्वंद्व। तो आपके सेकंड विकल्प प्रश्न नंबर 23 में सही है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24वां प्रश्न है, आप भी पढ़िए इस वाक्य में कौन सा काल है, वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है और सभी। तो आप भी पढ़िए, पढ़िए मतलब आज्ञा दी जा रही है साथियों, पढ़ना है। कब पढ़ेगा, अब आने वाले समय में, आने वाले समय में पढ़ेगा तो उसको भूतकाल और वर्तमान आप नहीं कह सकते हो, उसको क्या कहोगे आप, भविष्य काल कहोगे। क्या कहोगे, भविष्य काल। तो 24वें प्रश्न में तीसरा विकल्प है जो है भविष्य काल वाला, यही आपका सही उत्तर है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न, 3-4 टेस्ट से लगभग 25-25 प्रश्न लेकर आ रहा हूँ। लास्ट इसके बाद एक और टेस्ट हो सकता है 25 वाला, बाकी 100 टेस्टों तक आपको 30-30 ही प्रश्न देखने को मिलेंगे साथियों, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से 25-25 टेस्टों के ही मैंने 25-25 प्रश्नों के ही मैंने टेस्ट बनाए हैं। तो आप निश्चित रहिए, ये भी आपके लिए बहुत ही उपयोगी है साथियों, और आने वाले समय में कल या परसों से आपको रेगुलर 30 प्रश्नों का टेस्ट मिलेगा। चलिए आज का अंतिम और 25वां प्रश्न, कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके बैठते हैं 25 में से भी। निम्न में से किसका बहुवचन नहीं बनेगा, चाचा, भांजा, भतीजा और साला। तो साथियों 25वें प्रश्न में अगर हम देखें तो भांजा का भांजे बन जाता है, भतीजा का भतीजे बन जा सकता है, साला का साले बन जा सकता है, ठीक है। लेकिन चाचा का कोई बहुवचन नहीं होता है साथियों, ठीक है, गलत है। अगर आप कहोगे चाचाओं तो वो गलत होता है। अतः विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 25 में। तो ये आज का
टेस्ट नंबर 37 भी पूरा हुआ। अभी आपके 63 टेस्ट और बाकी है, 63। बहुत ज़्यादा टेस्ट यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, पूर्णतः निःशुल्क है सारी चीज़ें। एक वीडियो में मुझे यूँ मान लीजिए कम से कम बनाने में 30 मिनट, एडिटिंग में 30 मिनट, अपलोडिंग में 30 मिनट, मतलब एक वीडियो के लिए ही कम से कम 1.5 से 2 घंटे का टाइम चाहिए। और मैं आपको एक दिन में 2 3 वीडियो देता हूँ, 3 वीडियो देता हूँ साथियों। तो मतलब 6 से 7 घंटे तो यूट्यूब पे रेगुलर काम करना पड़ता है। और जब 3 4 वीडियो में देता हूँ तो यूँ मानिए 10 12 घंटे इस चीज़ के लिए मुझे देना पड़ता है। तो इसके लिए और इसके अलावा और भी चीज़ें होती है, बट फिर भी सारी चीज़ें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, जितना मुझसे बन रहा है उतना मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो अब निश्चित रहिए, तैयारी कीजिए, आराम से सेल्फ स्टडी कीजिए, टेस्ट सीरीजों को अटेंड करिए, रेगुलर वीडियो आ रहे हैं, रेगुलर टेस्ट हल करिए। बहुत सारे स्टूडेंट पिछली भर्ती में भी बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब प्राप्त की है, बहुत सारे स्टूडेंटों ने, सैकड़ों नहीं हजारों ने, जो इस चैनल से पढ़ते थे साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।